तो देखिए, अपन ने अभी पढ़ा था कि भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय सैनिकों के साथ जापानी फौज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। तो फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को जापानी मेजर फुजीहारा ने कैप्टन मोहन सिंह को वो सौंप दिया था। अर्थात ब्रिटिश भारतीय सेना के कैप्टन मोहन सिंह ने भारतीय सैनिकों के साथ जापानी फौज के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन के बाद 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को जापानी मेजर फुजीहारा ने इन्हें कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया था। 23 जून 1942 को बैंकॉक में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। अर्थात 23 जून 1942 को बैंकॉक में रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की वो स्थापना की गई थी। और इस लीग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? इस स्वतंत्रता के जो लीग थी, इसका मुख्य उद्देश्य जो अपन मान सकते हैं कि विदेशी भूमि पर रहते हुए, विदेशी सरभूमि पर रहते हुए भारत को आज़ाद कराना। और हम देखते हैं कि बैंकॉक सम्मेलन में ये निश्चय भी किया गया था कि भारतीय सैनिकों एवं पूर्व एशिया के भारतीय नागरिकों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई जाए। और 1 सितंबर 1942 को भारतीय युद्धबंदियों को लेकर वो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अर्थात 1 सितंबर 1942 को जो अपन कह सकते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। और इसकी पहली डिवीज़न के गठन के साथ ही नियमित इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को हो गई थी। रासबिहारी बोस द्वारा निमंत्रण मिलने पर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पनडुब्बी द्वारा जापान गए और जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान के टोक्यो पहुँचे और सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति वो शुरू की थी। अर्थात रासबिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी की पनडुब्बी द्वारा कहाँ पर गए थे? जापान। और जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान के कौन से शहर पहुँचे थे? टोक्यो। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने टोक्यो रेडियो पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की वो घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे, जहां 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने पूर्व एशिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा था। अर्थात सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुँचे और जहां 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने पूर्व एशिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को वो सौंप दिया था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बने और सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथ हॉल में अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा वो की थी। इसके अलावा जापान, जर्मनी, इटली, बर्मा, चीन, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया आदि की सरकारों ने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सेनाध्यक्ष को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि भारत बर्मा सीमा पर आज़ाद हिंद फौज भी जापानी सेना के साथ अंग्रेजी सेना के विरुद्ध युद्ध करेगी। अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सेनाध्यक्ष को इस बात के लिए सहमत कर दिया था कि भारत बर्मा सीमा पर आज़ाद हिंद फौज भी जापानी सेना के साथ अंग्रेजी सेना के विरुद्ध युद्ध करेगी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के समक्ष कहा था, दिल्ली चलो का नारा दिया था
और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग है वो किया था। उन्होंने रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून एवं सिंगापुर बनाया गया था। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने भी आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के समक्ष दिल्ली चलो का नारा दिया था और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया था। और सुभाष बाबू ने रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। और आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय है वो रंगून एवं सिंगापुर में बनाया गया था। और सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज की जो ब्रिगेड बनाई थी उनमें गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड बनाई थी। और महिलाओं के लिए जो उन्होंने एक अलग से टुकड़ी बनाई थी जिसका नाम रखा था झांसी की रानी रेजिमेंट। और इसकी मतलब इसका जो लीडरशिप है वो लक्ष्मी सहगल को है वो सौंपा था। शुरुआत में अंडमान और निकोबार जो द्वीप हैं ये जापान के पास थे और जापान ने आज़ाद हिंद फौज को मान्यता देते हुए अंडमान और निकोबार टापू है ये आज़ाद हिंद फौज को दे दिए। और इन टापुओं को अधिकार में लेकर आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। इन द्वीपों पर भारत का झंडा फहराया गया। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने जापानी फौज के साथ कोहिमा पर कब्जा कर भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। अर्थात आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने जापानी फौज के साथ कहाँ पर कब्जा किया था? कोहिमा पर, और भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। आज़ाद हिंद फौज इम्फाल मणिपुर तक पहुंच गई थी और जून 1944 के बाद जापान आगे नहीं बढ़ सका और आज़ाद हिंद फौज को रसद सामग्री, गोला बारूद और दवाइयों की कमी के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। परिणाम स्वरूप अगस्त 1945 में जापान ने अपनी पराजय के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को फारमोसा के ताई होको हवाई अड्डे से विमान से जैसे ही रवाना हुए, विमान में आग लग गई और जापानी सूत्रों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया था। अर्थात सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को फारमोसा के ताई होको हवाई अड्डे से विमान से जैसे ही रवाना हुए तो विमान में क्या लग गई थी? आग। जापानी सूत्रों के अनुसार सुभाष बाबू घायल हुए और उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया था। जापान के युद्ध में पराजय के बाद आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों, सैनिकों को गिरफ्तार कर बंदी के रूप में भारत लाया गया। शहनवाज खां, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, कर्नल सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद के अधिकारियों और सैनिकों की रिहाई के लिए पूरे देश ने एक साथ आवाज़ उठाई और हमारे देश के जाने माने वकील भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आसिफ अली और जवाहरलाल नेहरू जैसे वकीलों ने न्यायालय में इन अधिकारियों के मुकदमों की हैं वो पैरवी की थी। सैनिक न्यायालय ने इन अधिकारियों को मृत्युदंड की सज़ा दी और पूरे देश में इस निर्णय के विरुद्ध जन आंदोलन हो गया। और भारतीय जनता की तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों की नेताओं मतलब जो अध्यक्ष थे उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया था। देश ने एक साथ आज़ाद हिंद फौज को
समर्थन प्रदान किया था। आज़ाद हिंद फौज के त्याग एवं बलिदान ने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की भावना को तेज कर दिया। अब लोग शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के बचाव के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में विभिन्न वर्ग के लोग सम्मिलित हुए और राजनीतिक दलों के साथ व्यवसायी, भारतीय, ब्रिटिश सैनिक, युवा आदि बड़ी संख्या में इनके बचाव में आए। छात्र कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी और इस प्रकार ब्रिटिश जो नौसेना थी उस ब्रिटिश नौसेना एवं थल सेना पर भी इनका प्रभाव देखने को मिला था। फरवरी 1946 में बम्बई की नौसेना के विद्रोहियों ने आज़ाद हिंद फौज की सिपाहियों को छोड़ने की मांग की और गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा करने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के बारे में कहा। शायद ही कोई और मुद्दा हो जिसमें भारतीय जनता ने इतनी दिलचस्पी दिखाई हो, और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि जिसे इतनी व्यापक सहानुभूति मिली हो। अर्थात इस तरह आज़ाद हिंद फौज ने अपने कार्य शुरू किए, लेकिन सही सहायता न मिलने के कारण आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन भारतीयों के मन में एक नई ऊर्जा का संचार करने में वो सफल रहे थे। धन्यवाद।